नमस्कार। टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं बिहार के यंग डायनेमिक कद्दावर नेता, जी हाँ, एलजेपी रामविलास कह सकते हैं, जिस पार्टी को ये लीड कर रहे हैं। और आप अक्सर इनकी बात सुनेंगे, ऐसा लगता है कि विपक्ष की पूरी भूमिका में यही खड़े हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इनका रुख क्या है, बदलते परिस्थिति में ये इनकी राजनीति की ओर मुड़ेगी, और बिहार को जो बिहारी फर्स्ट की बात ये अक्सर करते आए हैं, अभी से ही नहीं, 2020 के चुनाव में इनका स्लोगन था। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहारी प्राइड और बिहारी फर्स्ट को आगे बढ़ाने में ये किस तरह की भूमिका निभाने जा रहे हैं। चिराग जी, आपका स्वागत है टीवी 9 पे। थैंक यू सो मच। पॉलिटिक्स पिता के बाद आपको संभालना पड़ा और थोड़ी सी मुश्किलात भी आई, हम लोगों ने देखा भी। लेकिन उसके बाद क्या आप और भी मजबूत हुए हैं, या लगता है कि ये हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है बिहार की घुमावदार राजनीति में? पापा कहते थे जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और आज आई थिंक 2 years डाउन द लाइन पापा के जाने के बाद कई उतार चढ़ाव, व्यक्तिगत तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर हो, पर्सनली प्रोफेशनली कई उतार चढ़ाव मैंने इन 2 सालों में मैंने अनुभव किए। बट इन 2 सालों के बाद इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इसने मुझे और मजबूत ही बनाया है, और निखार ही आया है मेरे कार्यों में। मेरी पार्टी और मजबूत हुई है। सो पापा वाज राइट व्हेन ही सेड कि जो होता है अच्छा ही होता है। 2020 में तो आपने अपनी ताकत का एहसास करा दिया था, लेकिन तब एलजेपी एकजुट थी। आपको लगता है कि एलजेपी में दो फाड़ होने के बाद आपकी ताकत घटी है? आपकी आपकी बातों में दम तो वही दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के रथ को रोक दिया था, नंबर 1 से प्रॉबेबली नंबर 3 हो गए। अब आपको दिखाई पड़ता है कि आपकी आवाज़ में वही बुलंदगी है, क्योंकि लोगों का साथ उसी तरह का है। भाई पार्टी नेता से नहीं, नीतियों से पहचानी जाती है। आई थिंक आइडियोलॉजी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी राजनीतिक दल को स्थापित करने के लिए। आज अगर आप कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने सिद्धांतों पर, अपनी आइडियोलॉजी पर जनता के बीच जाते हैं। जनता उनको पसंद करे नहीं पसंद करे, वो जनता के का विषय है। ऐसे में मुझे लगता है पार्टी की टूट के बाद जिस तरीके से 2 हिस्सों में पार्टी बटी, पर उसके बाद आइडियोलॉजी पर या पार्टी की नीतियों पर जिस तरीके से आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जनता का समर्थन मिलता है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि इन 2 सालों में यकीनन पार्टी और ज़्यादा मजबूत हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद जो जन समर्थन मुझे उस वक्त मिला था, उससे कई गुना ज़्यादा, और ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, एंड आई एम ओपन टू एनी चैलेंज और एनी डिबेट कंसर्निंग दिस टॉपिक। आप मुझे टोकिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, बट हकीकत में आज जब मैं बाहर जाता हूँ और जिस तरीके से एक अपार जन सैलाब, इसी महीने हम लोग के 2-3 जो कार्यक्रम हुए हैं, नालंदा में हुआ हो या हम लोग का नवादा में हुआ हो, या कल हम लोग गया में थे, वहाँ पे जो कार्यक्रम था, जो एक जन सैलाब देखने को मिलता है, ये मेरे विश्वास को और बढ़ाता है कि पार्टी की नीति बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर बिहार की जनता विश्वास करती है। पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स बहुत हो रहे हैं। अभी देखा हमने, उपेंद्र कुशवाहा अलग रास्ते पे जा रहे हैं, मुकेश साहनी क्या करेंगे ये अभी पता नहीं है। आपका स्टैंड बहुत क्लियर है। ऐसे में बिहार की राजनीति में जिस तरह का टर्मोइल हो रहा है, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ नहीं जाएगा, इससे आपको ये नहीं दिखाई पड़ता कि जो रूलिंग पार्टी है, मतलब जिसके चीफ मिनिस्टर हैं, वो किधर होंगे, उसी को लेकर सस्पेंस बरकरार रहता है हमेशा। इससे बिहार के डेवलपमेंट पे कितना असर पड़ता है? आई थिंक माई चीफ मिनिस्टर्स बीन द ट्रिगर पॉइंट फॉर दिस टर्मोइल। उन्होंने इसकी शुरुआत की है, और पिछले 8-9 सालों में जितने अलायंस मेरे मुख्यमंत्री ने बदले हैं, ये मुझे लगता है बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया होगा कि कोई अपनी विचारों से, अपने सिद्धांतों से इतना समझौता करे। और आज जब ये नेता किसी राजनीतिक मंच पर खड़े होकर जब ये बोलते हैं कि संविधान की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है, सही मायनों में अगर लोकतंत्र की हत्या देखी जाए तो ये इन्हीं के द्वारा की गई है।
भाई जनादेश का अपमान करना लोकतंत्र की हत्या होती है। 2015 में जनादेश महागठबंधन के लिए था, 2017 से इन्होंने सरकार चलाई एनडीए के साथ। 20 का जनादेश एनडीए के लिए था, पर अब ये सरकार चला रहे हैं महागठबंधन के साथ। तो ये जनादेश का अपमान है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ही इस तरीके के फैसले लेते हों, तो बाकी के नेता अगर उनको देख कर लें तो किसी को आश्चर्य नहीं होता। बट भाई व्हाट वी मिसिंग इन द होल थिंग इज़ बिहार, और बिहारी कहाँ है इन सब के बीच में। मेरे मुख्यमंत्री कैसे मुख्यमंत्री बने रहें उसके लिए वो मेहनत करते रहते हैं, उप मुख्यमंत्री कैसे मुख्यमंत्री बन जाएं वो उसके लिए मेहनत करते हैं, दूसरे दल के नेता कैसे इसमें आकर बीच में से अपनी मलाई लेके जाएं वो उसके लिए मेहनत करते हैं। तो बिहार और बिहारियों की बात इसमें कौन कर रहा है, ये चिंता का विषय है। आपने हमेशा से ये बात की है, आपको लगता है कि इस चुनाव में आपका जो घटक दल बीजेपी, मैं कहूँगा क्योंकि केंद्र की राजनीति बीजेपी ही कर रही है, तो वो इस बात को समझ पा रही है कि आपकी आवाज़ जो आप बहुत पहले से बोलते जा रहे हैं उसका उसका विश्वास गहराता जा रहा है लोगों के बीच में? भाई टू बी ऑनेस्ट इट डजेंट मैटर या इट डजेंट बॉदर्स मी कि कौन सा दल मेरी आवाज़ को समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, जब तक बिहार की जनता मेरी बातों को समझ पा रही है मेरे लिए प्राथमिकता वही है। बिहार की जनता की वजह से ही आज मैं हूँ जो हूँ, और उन्हीं के लिए ही मैं राजनीति में आया हूँ। एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ में आया हूँ। आप जानते हैं भाई मैं पिछले प्रोफेशन में था 2 4 5 साल, और वहाँ पे मुंबई में काम करता, अपने लिए एक डिसेंट नाम वहाँ पे ही बना लेता। बट वहाँ पे जिस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है, बिहार के गौरव बिहार की अस्मिता की ये लड़ाई है भाई, बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया। मेरी लड़ाई उस पहचान को वापस लेकर आने की है। तो ऐसे में कोई राजनीतिक दल मेरा साथ दे, भाई अगर मुझे साथ ही चाहिए होता या मुझे सत्ता की राजनीति करनी होती या सुख आराम की राजनीति करनी होती, मैं पिछले 2020 में नतमस्तक होता मुख्यमंत्री जी के सामने। मेरे 2 मंत्री बिहार में होते, मैं खुद आज केंद्र सरकार में मंत्री बना होता। बट मेरी वो लड़ाई ही नहीं है, मेरी वो महत्वाकांक्षाएं नहीं है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर आई हैव सीन एवरीथिंग। माई फादर्स बीन मिनिस्टर इन प्रैक्टिकली विद ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स आफ्टर वीपी सिंह जी। सो मेरे लिए वो प्राथमिकताओं में नहीं है। बट हाँ, जब तक बिहार की जनता मुझ पर विश्वास कर रही है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। 2 पॉइंट पे आऊँगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में ये कैसा असर लाएगा इसकी चर्चा दिल्ली में बहुत हो रही है। एक तो जातीय जनगणना का इशू बहुत चरम पर है। क्या आपको लगता है कि बिहार हमेशा से पॉलिटिक्स का लेबोरेटरी रहा है और ये नीतीश जी जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, ये वो ट्रिगर पॉइंट है जो मंडल पॉलिटिक्स को फिर से जिंदा कर सकता है? भाई ये लोग प्रयास तो यही करते हैं, मंडल कमंडल अगड़ा पिछड़ा सांप्रदायिकता के नाम पर हिंदू मुस्लिम, प्रयास इनका यही होता है। बट आज की तारीख में भाई मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता जात पात धर्म मज़हब से, और मैं खुले मन से इस बात को बोलता हूँ। एंड आई थिंक आई कैन से दिस ऑन बिहाफ ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द यूथ कमिंग फ्रॉम माई स्टेट कि उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कुछ लेना। भाई जिसके घर में रोटी नहीं बन पा रही है, जो बेरोज़गारी की मार झेल रहा है, जो महंगाई की मार झेल रहा है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा भैया मंडल कमंडल से, या उसको क्या फ़र्क पड़ेगा हिंदू मुस्लिम से। तो ऐसे में मेरा कंसर्न उन लोगों के प्रति है। ज़रूर ये प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया जाता है कि भाई चुनाव को सांप्रदायिकता पे आधारित कर दिया जाए, जातीयता पे आधारित कर दिया जाए, ये प्रयास किया जाता है। बट मुझे लगता है 2014 में से ये शुरुआत हुई है। देश ने एक बड़ा बदलाव देखा है जहाँ जातियों के धर्मों की बाधाएं सीमाएं टूटी हैं। उन्होंने विकास के नाम पर हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ दिया। मैं बिहार की जनता से भी आगामी चुनाव में अपेक्षा रखता हूं कि जात पात धर्म मज़हब से उठकर इस बार बिहार की जनता विकास के नाम पर मत करेगी। मेरा लास्ट 2 सवालों का छोटा सवाल, अक्सर मैं आपकी बातों को सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ, उसमें आप लॉलेसनेस की बात करते हैं। अभी हाल में आपने सिवान में भी ये बात बोला है। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन सरकार बनते ही अपराध पीक पे होता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर के तौर पर आप कब तक देखते हैं? क्या ये महागठबंधन के अंदर की जो गांठें हैं जिस तरीके से कई बार खुलने लगती हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि कम नंबर्स के बावजूद ये कब तक सीएम बने रहेंगे? भाई आंसरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, लॉलेसनेस तो है, और ये मैं ही नहीं कहता भैया, ये आंकड़े बता रहे हैं। जिस तरीके से आज की तारीख में कोई दिन ऐसा नहीं है हम लोग जब तक सो कर उठते हैं, बिहार के कितने ज़िलों में ना जाने कितने आम बिहारियों की हत्याएं तब तक हो गई होती हैं।
ये महागठबंधन के बाद बढ़ा है, इसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आंकड़े ही इस बात को प्रमाणित करते हैं। ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं या इतने ज़्यादा नतमस्तक हैं अपराधियों के सामने कि आज तक किसी भी हत्या में किसी भी अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहली बात तो उन्हें पकड़ा ही नहीं जाता। गलती से अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो जांच में तथ्यों के अभाव का हवाला देते हुए उन्हें छोड़ दिया जाता है। आज तक कन्विक्शन रेट लोएस्ट है बिहार में कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये लॉलेसनेस क्रिएट मेरे मुख्यमंत्री जी की वजह से ही की गई है। उन्होंने इतना संरक्षण दिया है अपराध और अपराधियों को कि आज उनके चाहने पर भी संभवतः ये कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। जहाँ तक रही बात आपके सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड हाफ ऑफ इट, क्यों कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे? बिहार की जनता ने तो उन्हें 2020 में ही नकार दिया था। वो बात अलग है कि किसी के आशीर्वाद, किसी की कृपा पर वो अभी तक मुख्यमंत्री बने आ रहे हैं और पिछले 3 सालों में 2 गठबंधनों का उन्होंने सहारा लिया मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। एनडीए की कृपा पे थे पहले और आज की तारीख में राजद की कृपा पे हैं। बिहार की जनता पे छोड़ दिया जाए तो एक दिन बिहार की जनता उन्हें और मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहेगी। बस लास्ट क्वेश्चन, आज बजट डे है, 3-4 ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के वो कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें फॉलो कर रही है। एक तो वो जल नल मिशन की बात करते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, और जीविका को लेके कहते हैं कि ये वर्ल्ड में ऐसा इतना बड़ा कोई समूह है नहीं। आप इन तीनों प्रोग्राम को कैसे देखते हैं और आज के बजट के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि राजकोषीय घाटा को कम करने की बात भी बहुत जोर शोर से कही गई। पहली बात तो गॉड ब्लेस केंद्र की जनता, केंद्र की सरकार, अगर वो इनके किसी दिखाए हुए मार्ग पर वो चले। भाई बिहार में जिस तरीके से नल जल योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है, नल जल योजना को, मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना के तौर पर ये 7 निश्चय उजागर होगा जिस दिन इस योजना पर जांच बैठ गई। बहरहाल वो सेपरेट विषय है कि कौन किसको कॉपी कर रहा है, कौन किसको कॉपी नहीं कर रहा है, पर आज की तारीख में इतना ज़रूर स्पष्ट है कि ये केंद्र सरकार से मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत पर्सनल इन्होंने एक ईगो इशू इसको बना लिया, एक ईगो क्लैश बना लिया, जिसका खामियाजा आज मेरा प्रदेश भुगत रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं बिहार में धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। जो राशि आवंटित की जाती है केंद्र के द्वारा बिहार की योजनाओं के सहयोग के लिए, उस राशि को यूज़ नहीं किया जाता। मैंने कल भी इस एक विषय को उठाया था जहाँ पे पोस्ट मैट्रिक जो SC ST के छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, भाई उसका फ़ंड आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। उसके फ़ंड को आप डिफरेंट और विभागों में आप बांट रहे हैं पुल पुलिया बनाने के लिए और दूसरे कामों में, जबकि वो भाई स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केंद्र ने अब धीरे धीरे बजट एलोकेट करना बंद कर दिया है बिकॉज उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जब आप एक तरफ केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की आप मांग करते हैं और दूसरी तरफ जो ऑलरेडी राहत राशि आपको मिल रही है विभिन्न योजनाओं के तहत, उसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये दर्शाता है कि भैया जनता के बीच आप कुछ और दिखा रहे हैं और हकीकत कुछ और है। और आपकी व्यक्तिगत द्वेष की वजह से, आपके पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, भाई पर्सनल इशू है मेरे मुख्यमंत्री को मेरे प्रधानमंत्री से, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। उनके दिल में इस बात की चुभन है कि एक मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन गए तो भैया हम क्यों नहीं अभी तक बने, इस बात की चुभन है। बहरहाल उसकी खींच बिहार की जनता से निकालना ये गलत है। आज की तारीख में जो बजट आया है उस पर भी हम लोग पूरा मंथन करके राजकोषीय घाटे को इन्होंने क्या क्या इन्होंने हिसाब निकाला है, कैसे लूट कर जनता को कैसे परेशान करके, और लूट शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिजली में लूटा जा रहा है बिहार की जनता को। मेरे मुख्यमंत्री एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर इस बात को बोलते हैं, और मेरे ही द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में वो ये बात कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो मुफ्त बिजली की बात करते हैं, वो कुछ लोग में चिराग पासवान ही था जिस विषय को हम लोगों ने उठाया था। और उसी मंच से वो कहते हैं आपको पता भी है कि हम लोग कितनी महंगी बिजली खरीदते हैं। भाई क्यों खरीदते हैं? अगल बगल के राज्यों को देख लीजिए, वो किस दर पे बिजली खरीद रहा है और आप किस दर पे बिजली खरीद रहे हैं, और महंगी बिजली क्यों की आप खरीद रहे हैं उसका बोझ आप जनता पे डाल रहे हैं, और जनता से आप ज़्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं कंपेयर टू एनी अदर स्टेट ऑफ आवर कंट्री। आप आसपास के जितने भी राज्य देख लीजिए, उड़ीसा जैसे राज्य हों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हों, उससे कहीं गुना ज़्यादा दरों पर आप बिहार में आप बिजली बेच रहे हैं। तो ये तमाम बातें शायद आप अपने राजकीय कोष को, अपने घाटे को कम करने के लिए आप जनता के ऊपर ज़्यादा बोझ आप डाल रहे हैं, पर ये गलत है। जनता सरकारें चुनती हैं उनकी सहूलियतों के लिए, ना कि उनकी परेशानियों को बढ़ाने के लिए। एक अंतिम आंसर बस छोटा सा, क्या
आप साहनी जी की पार्टी और कुशवाहा जी की पार्टी, क्या आप एक ब्लॉक बना रहे हैं और एनडीए में शामिल होंगे, इस तरह की भाई चर्चा? फ़िलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं है और ना मैं सोच रहा हूँ। मैंने बोला मैं अपनी नीति को लेकर स्पष्ट हूँ, मैं अपने टारगेट्स को लेकर स्पष्ट हूँ और मैं अकेले उस पे मेहनत करने में लगा हूँ। धन्यवाद। तो चिराग जी ने बिल्कुल जिस तरीके से साफ कहा कि बिहार फर्स्ट एंड बिहारी फर्स्ट का जो मुहिम है ये इनका जारी रहेगा, और बड़े ही बेबाकी से तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए साफ कह दिया कि कैसे महागठबंधन खासतौर पर नीतीश कुमार का मिस गवर्नेंस बिहार को पीछे धकेल रहा है, और ये इसी नीति पर आधारित पॉलिटिक्स आगे करते रहेंगे और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। TV9 डिजिटल पर फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल पे अन्य खबरों के लिए। धन्यवाद।